एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 12 जनवरी 2023 का डेली न्यूज एनालिसिस हम शुरू करते हैं। और आज द हिंदू में जो मेजर आर्टिकल्स मुझे लग रहे हैं डिस्कस करने लायक वो है, पहला स्टिल बर्थ और प्री टर्म बर्थ को लेकर एक आर्टिकल लिखा गया है वो है, और दूसरा चाइनाज ऑयल गैम्बिट इन तालिबान अफगानिस्तान के बीच एक ऑयल डील हुई है उसके बारे में है। तो देखते हैं कि इसके में क्या फैक्ट्स हम अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में ले सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जो पहला आर्टिकल है वो हमारा जीएस 1 को कवर करता है और साथ ही साथ हमारे जीएस 3 के पार्ट को भी कवर करता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, और जो दूसरा आर्टिकल है वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप को कवर करता है। सो उस एस्पेक्ट से दोनों आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं पहला आर्टिकल। जो ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो ऑलरेडी इस दिशा में बहुत सारा काम कर चुके हैं और जिनका डिटेल भी यहाँ पे मेंशन है कि इन्होंने ही इज द प्राइमरी ऑथर ऑफ द रिपोर्ट स्टिल बर्थ इन इंडिया अ कॉल टू एक्शन। 2022 में रिपोर्ट आई थी, उसके लिए इन्होंने उसके प्राइमरी ऑथर थे, उन्होंने इस पे काम किया है। और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग और जो इस टॉपिक को इन्होंने हाईलाइट किया है ये हमारे देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा भी है। नाउ ये अपना आर्टिकल शुरू करते हैं एक कोट से। नेल्सन मंडेला हैड सेड दैट देयर कैन बी नो कीनर रेवलेशन ऑफ सोसाइटीज सोल देन द वे इन विच इट ट्रीट्स इट्स चिल्ड्रन। मतलब अगर किसी सभ्यता की सोसाइटी का समाज का की असली शक्ल या फिर उसकी आत्मा को जानना है तो ये समझिए कि पहले ये जानना जरूरी है। एक ही तरीका है कि वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, वहां के जो उस देश के जो बच्चे हैं कैसे ट्रीट किए जाते हैं, उस समाज के बच्चे कैसे ट्रीट किए जाते हैं। ये नेल्सन मंडेला कोट उन्होंने यहाँ पे कोट किया है। इसको भी आप जीएस 4 के एस्पेक्ट से यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ना 2 ग्लोबल रिपोर्ट्स रिलीज्ड ऑन जनवरी 10 को 2 ग्लोबल रिपोर्ट्स रिलीज हुई हैं। पहला है चाइल्ड मोर्टालिटी पे और दूसरा है स्टिल बर्थ पे, और इसके बारे में ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट समझा रहे हैं। नाउ both the report whether India is doing enough for ensuring the health and survival of every child, ये बता रही है रिपोर्ट कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कहाँ हम लैंड करते हैं। Now the report on child mortality levels on trend in child mortality by the United Nations Interagency Group for Child Mortality Estimation, इस टर्म संस्था को याद रखिएगा, United Nations Interagency Group for Child Mortality estimates that globally 5 million children died before their 5th birthday। मतलब 5 साल के पहले ही 5 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है जो अपनी 5 साल के पहले। 5 मोर्टालिटी का मतलब होता है 5th बर्थडे, 5वें साल के पहले। ना ओवर हाफ ऑफ दीज 2.7 मिलियन जो बच्चे हैं अकर्ड अमंग चिल्ड्रन एज 1 to 59 मंथ्स, और उनकी जो इनमें से 2.7 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु 1 से 59 साल मंथ के बीच में हो जाती है, वाइल जो बचे हुए हैं उनकी मृत्यु पहले से फर्स्ट मंथ टू लाइफ और न्यूनेटल डेथ की बात हो रही है कि उनकी डेथ हो जाती है अप टू फॉर द फर्स्ट मंथ, पहले ही महीने में उनकी मृत्यु हो जाती है। जो एक मोर्टालिटी रेट अगर आपको याद होगा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं और इस पे आधारित सवाल भी पूछे गए हैं मेंस पे, तो ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। समझने वाली बात ये है कि 2 टर्म यहाँ यूज हो रही है, पहला है चाइल्ड मोर्टालिटी, ठीक है, और दूसरा है स्टिल बर्थ। चाइल्ड मोर्टालिटी वो चीज है जो 5 साल तक के बच्चों में जो डेथ देखी गई है उनको आईएमआर कर कैलकुलेट किया जाता है उस आधार पे। और स्टिल बर्थ का मतलब है जिनकी डिलीवरी जो बच्चे पैदा हुए ही हैं और होते के साथ ही उनकी मृत्यु हो चुकी है या मृत्यु हुए बच्चे पैदा हुए हैं जिनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। स्टिल बर्थ मतलब जिस शरीर में जिस बच्चे में जान ऑलरेडी नहीं है, स्टिल बर्थ, ठीक है। नाउ इंडिया शेयर इन दीज चाइल्ड मोर्टालिटीज वाज एस्टिमेटेड 7,09,366। ना समझने वाली बात यहाँ पे ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कितने लाख बच्चे, क्या समझना ये है कि इसको कैसे रोका जाए, और हमारी राइटिंग के लिए जो ये पैराग्राफ है इतना सफिशिएंट है एक आइडिया देने के लिए कि आपको पता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है। ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी में जब भी आप क्वेश्चन राइटिंग करते हैं और जब भी प्री की बात नहीं हो रही है तो उसमें आपका डेटा थोड़ा कम हो लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक में ज्यादा हो, इसका जो एक्सपोजर है वो मेंस में देखा जाता है। नाउ कहना क्या चाह रहे हैं कि the children in rural parts in any age subgroup have much higher mortality rates than the
देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स। ये लाइन रिमार्केबल है कि जो बच्चे गांव के इलाकों में हैं, एनी एज सब ग्रुप हैव, जो एनी किसी भी उम्र के जो और उसके उसके सब ग्रुप जो हैं हैव मच हायर मोर्टालिटी, वहां पे ये मोर्टालिटी रेट ज्यादा है अर्बन काउंटर पार्ट्स के। ठीक है, ऑब्वियसली जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सेवाएं हैं अगर रूरल एरियाज में कम है तो इसका इसका पहला सिम्टम यही है कि वहां पे आईएमआर ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और एनसीईआरटी में हमको ये भी समझाया गया है कि आईएमआर कैसे हमारा जो हेल्थ, जो किसी माँ की हेल्थ से भी कनेक्टेड होता है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि आईएमआर से बच्चों के रेफरेंस से है, क्योंकि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उससे माँ भी कनेक्टेड होती है, तो उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए अगर ध्यान, ऑब्वियसली अगर माँ का ध्यान रखा जाएगा तो इस रेट में कमी लाई जा सकती है। इसलिए मोर्टालिटी रेट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ को कितने न्यूट्रिशन मिले, उसकी स्वास्थ्य की अवस्था क्या थी, उसकी डिलीवरी कैसे हुई, बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब नाउ टू नेग्लेक्टेड चैलेंजेस, जो चैलेंजेस ये बता रहे हैं उसको समझना जरूरी है आंसर राइटिंग के पर्पज से, और मेंस में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है GS1 पे और GS3 के आधार पे भी पूछा जा सकता है। नाउ एट द रूट ऑफ मेनी चाइल्ड डेथ्स आर टू नेग्लेक्टेड चैलेंजेस, जो मेजर रूट प्रॉब्लम्स हैं। द फर्स्ट चैलेंजेस ऑफ चिल्ड्रन बीइंग बोर्न टू अर्ली, प्री टर्म पर, मतलब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं अपने जो उनका जेस्टेशन पीरियड होता है, जो टाइमलाइन होती है कि इतने समय में बच्चा पैदा होना चाहिए, उससे पहले उनकी प्री टर्म बर्थ हो रही है, which means they are born alive before 37 weeks of pregnancy are completed. This is a challenge because these preterm babies are 2 to 4 times at higher risk, और जैसे क्योंकि वो अपने टाइम से पहले पैदा हो रहे हैं इस वजह से उनका जो रिस्क ज्यादा है उनकी डेथ को लेकर के, डेथ आफ्टर बर्थ इन अ कंपैरिजन टू दोज बोर्न आफ्टर 37 वीक्स। ध्यान दीजिएगा 37 वीक का जेस्टेशन पीरियड होता है कि इतना तो बच्चे को डिलीवरी के पहले माँ के साथ रहना ही रहना है डिलीवरी के पहले, तो अगर वो उसके पहले पैदा होते हैं तो उसमें उनको रिस्क ज्यादा होती है। नाउ ग्लोबली 1 in every 10 बर्थ इज प्रीटर्म, ये ग्लोबल डेटा है उसके आधार पर कि 1 in every 10 बर्थ इज प्रीटर्म, टर्म के पहले जन्म हो रहा है एक बच्चे का हर 10 बच्चों में। पर इंडिया में क्या है, 1 in every 6 to 7 बर्थ, ध्यान दीजिएगा 6 से 7 बच्चों में एक का जन्म प्रीटर्म हो रहा है, तो डेटा गड़बड़ है। इंडिया हैज अ हाई बर्डन ऑफ प्रीटर्म बर्थ विच मींस न्यू बॉर्न्स इन द कंट्री आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड मोर्टालिटी, क्योंकि अगर प्री बर्थ हो रही है तो रिस्क ज्यादा है और प्लस मोर्टालिटी रेट बढ़ने की भी चांसेस इसी वजह से ज्यादा है। Now, studies have shown that preterm births contribute to 1 in every 6 under 5 child deaths. However, the 3 out of every 4 death due to preterm birth related complications are preventable. जो ये preterm की जो प्रॉब्लम है ये प्रिवेंटेबल है, वो आगे इसका सोल्यूशन बताएंगे भी। दूसरा चैलेंज क्या है, चैलेंज इज स्टिल बर्थ। द सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड रिपोर्ट टाइटल नेवर फॉरगॉटन आल्सो बाय UNIGME, a baby who dies any time after 22 weeks or pregnancy but before or during the birth is classified as stillborn। जैसे मैंने कहा कि जैसे 22वां हफ्ता निकल जाए लेकिन उसकी जो जन्म हो रहा है उस वक्त वो बच्चा स्टिल बर्थ है, उसको कहते हैं जो उसमें मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, बट बिफोर और ड्यूरिंग द बर्थ के पहले ही वो उसकी डेथ हो जाती है, सो उसे स्टिल बॉर्न कहा जा रहा है। और उसको ये कह रहे हैं कि जो पहला वाला इशू है जिसमें प्री बर्थ हो रही है वो प्रिवेंटेबल है, और इस केस में इसका मतलब जो बच्चा जेस्टेशन पीरियड में जब रहता है तो उसकी माँ को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इसकी वजह से जो स्टिल बॉर्न बेबी वाला जो इशू है, जो स्टिल बर्थ का के नंबर्स है वो भी बढ़ रहे हैं, वो नंबर्स यहाँ पे दे रहे हैं। नाउ द रेट्स एंड नंबर ऑफ बोथ प्रीटर्म बर्थ एंड स्टिल बर्थ आर अनएक्सेप्टेबली हाई एंड ड्राइव द नियोनेटल infant and child mortalities upward in India. Thus they demand urgent intervention, क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से हमें इसमें अर्जेंट इंटरवेंशन करनी चाहिए सरकार को और स्टेप लेनी चाहिए, क्योंकि इसके आधार पे ही किसी देश का हम लोग हमेशा, आपको ध्यान होगा कि हम लोग हमेशा डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी होगा जब वहां पे यंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी। किसी देश में, इंडिया उन देशों में से एक है जहां पे यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अगर यंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो काम करने की शक्ति भी ज्यादा है उस देश की। तो पर अगर हमारा IMR इसी तरीके से बढ़ता रहा और स्टिल बर्थ का जो इश्यू ये बता रहे हैं उसके साथ साथ स्टिल बर्थ के साथ साथ हमारा मोर्टालिटी रेट भी खराब होता चला जा रहा है, तो अगर उस केस में ऐसा होता रहा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा हमारे देश को कैसे मिलेगा।
और ये कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो क्या है, लैक ऑफ टाइमली ग्रैनुअल डेटा ऑन स्टिल बर्थ फ्रॉम ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। वो ये भी कह रहे हैं कि जो डेटा आ रहा है वो भी ठीक तरीके से नहीं आ रहा है, पता नहीं चल पाता सरकार को कि एक्चुअली कितना आईएमआर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के जो रिपोर्ट प्रोवाइडर्स हैं उनकी तरफ से ठीक डेटा नहीं आ पाता और उसकी वजह से सरकार को भी दिक्कत होती है इशू को सॉल्व करने में। नाउ कुछ नोन और प्रूवन सॉल्यूशंस वो बता रहे हैं जो ऑलरेडी पता है और उन पे काम करना जरूरी है। पहला कि ये इंक्रीजिंग एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को ज्यादा एक्सेस मिलनी चाहिए लोगों के लिए। ना इम्प्रूविंग एंटीपार्टम सर्विसेज का मतलब होता है डिलीवरी के पहले, प्रसव के पहले की सुविधाएं माओ को मिलती हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, सच एज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जिसे मैंने कहा। इंक्लूडिंग द इनटेक ऑफ आयरन, फॉलिक एसिड बाय प्रेग्नेंट मदर्स, फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो प्रेग्नेंट मदर्स को मिलनी चाहिए। प्रोवाइडिंग काउंसलिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ हेल्दी डाइट एंड ऑप्टिमल न्यूट्रिशन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। तो ये सारा कुछ प्रसव के पहले की कहानी और फैमिली प्लानिंग मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे को जो स्टिल बर्थ का इशू है वो दूर हो सके और ऑफ कोर्स आईएमआर का परसेंटेज भी कम हो सके। नाउ द मेजर्स टू प्रिवेंट, डिटेक्ट अर्ली एंड मैनेज डिजीजेस व्हिच पुट मदर एट हाई रिस्क सच एज द डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड इन्फेक्शन। अगर इन सब पे हम ध्यान दे देंगे, स्वास्थ्य की सुविधाएं सही तरीके से मुहैया हो जाएंगी तो और भी कई सारी बीमारियां हैं उनके साथ साथ उनको उसमें भी हेल्प मिलेगी, एक्सेप्ट रिड्यूसिंग प्री टर्म बर्थ एंड स्टिल बर्थ। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, प्री टर्म बर्थ, ठीक है, प्री टर्म बर्थ, और दूसरा है हमारा स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ अलग चीज है, प्री टर्म बर्थ अलग चीज है। क्वेश्चन इसी तरह फ्रेम हो सकता है। नाउ हाउ द स्टिल बर्थ हैपन बिफोर डिलीवरी ड्यू टू एंटीपार्टम कॉजेज। वो कह रहे हैं कि जो स्टिल बर्थ की जो नंबर्स हैं आधे से ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि एंटीपार्टम कॉजेज मतलब जो प्रसव के पूर्व की जो सुविधाएं मां को मिलनी चाहिए वो समय से नहीं मिलती, उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो बच्चे को अपने अंदर कैरी कर सके, ध्यान दीजिएगा। एंड द रिमेनिंग ड्यूरिंग डिलीवरी इंट्रापार्टम, जो बाद की स्थिति को कहते हैं इंट्रापार्टम, डिलीवरी के बाद की बात को। तो मॉनिटरिंग लेबर एंड फंक्शनल रेफरल लिंकेजेस एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज विल प्रिवेंट स्टिल बर्थ। तो आ गई ना बात फिर से स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर। तो अब समझते हैं कि एक्चुअली इंडिया अभी तक क्या कर रहा है, हमारा स्टेप क्या होना चाहिए ना। पॉलिसी का सोल्यूशन वो दे रहे हैं कि इन नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 द गवर्नमेंट had committed to investing 2.5% ऑफ जीडीपी। ये तो पुराना डेटा है 2017 का। उन्होंने ऐसा कमिटमेंट दिया था कि 2.5% जीडीपी का इन्वेस्ट करना चाहिए, कमिट किया था करने के लिए। नाउ ऑन हेल्थ बाय 2025 ये डेटा है। 6 years since then the government's allocation for health, और तब से 6 साल हो चुके हैं, has increased only marginal, बहुत ही मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ है इस डेटा में, कि मतलब जो कंट्रीब्यूट किया गया है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। इवन बाय द बेस्ट एस्टिमेट इट इज अराउंड 1.5% ऑफ द जीडीपी, और अगर हम समझे कि तो वो कितना है, 1.5% है जीडीपी का अभी तक अगर हम एस्टिमेट करें तो। द इंडियाज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। जो हम सब जानते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है स्वास्थ्य को लेकर के वो विश्व में सबसे कम है, जबकि हमारी आबादी दूसरे नंबर पे है, राइट। हम सभी विश्व में अगर आबादी के हिसाब से देखें तो हम चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, पर तो हमारा कंट्रीब्यूशन लोएस्ट क्यों है, हमें तो ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। येट देयर डज नॉट सीम एनी अर्जेंसी ऑन इट्स पार्ट टू इंक्रीज फंडिंग फॉर हेल्थ, और ऐसा कोई अर्जेंसी भी नहीं दिखती कि लोग की इस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। The two recent reports are reminders that it is time for the government to allocate more funds for health, starting with the upcoming budget। जो अभी अपकमिंग बजट में ऐसा हमें ये जो रिपोर्टें हैं रिमाइंडर है कि अपकमिंग बजट में सरकार को और ध्यान देना चाहिए और इस जो मेजर इशू है जो रिपोर्ट के आधार पे बन के आया है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो जीएस के पर्पस से आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। आप इसमें नोट्स बनाइए और अपनी जीएस की स्टडी को इम्प्रूव करिए ना। दूसरा आर्टिकल जो है वो तालिबान से अफगानिस्तान और चाइना के बीच एक ऑयल डील हुई है उसके आधार पे है, और जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलोशिप मेंबर है और वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्होंने इसके आधार पे चीजें लिखी हैं। पर ध्यान दीजिएगा कभी भी किसी भी आर्टिकल को आपको एनालिटिकल पर्पस से लेना है, किसी की ओपिनियन में एक्सट्रीम में नहीं जाना होता है। ओके नाउ द साइनिंग ऑफ अ $multi-million डील जो अभी साइन हुई है चाइना एशियाज पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी और तालिबान के बीच में, तो उससे ये निकल के आ रहा है कि तालिबान जो एक बड़ा इस्लामिक एमिरेट बनाना चाहता है
जो अभी फिलहाल जो बनाना चाहता है उसकी वापसी के आधार पे इसको देख रहे हैं तालिबान के लोग, या तालिबान देख रहा है या फिर अफगानिस्तान देख रहा है। और चाइना इस रेफरेंस से देख रहा है कि मेरी पकड़ इस इलाके में मजबूत हो रही है। द डील एस्टिमेटेड टू 540 million gives Beijing across to the Amu दरिया बेसिन। इसको ध्यान रखिएगा, ये जियोग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमू दरिया बेसिन नदर्न अफगानिस्तान में ये है, और फिर भी अगर न्यूज बढ़ेगी तो हम इसको मैप में भी लोकेट करेंगे बाद में। ना अफगानिस्तान हैज स्मॉल एंड मीडियम साइज मिनरल फील्ड्स, तो वहां पे मिनरल फील्ड्स हैं, लेकिन अभी बहुत कम एक्सप्लोर एरिया है, अब इसको और एक्सप्लोर करना बाकी है। तो ये चाइना की स्ट्रेटेजी ये है कि उसका इस इलाके में पहुंच बढ़ सके, क्योंकि वो देख रहा है कि रशिया का इन्वेजन जो यूक्रेन में हुआ है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, पर फिर भी वो अपनी पकड़ बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। Now the Taliban-led interim government had been seeking a major economic victory, और क्योंकि तालिबान को एक फिर से एम्पायर क्रिएट करने के लिए, जैसे आप देख ही रहे हैं कि वहां पे औरतों के लिए क्या हालात बनाए जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक और सोशल कल्चर को एनहांस करने के लिए उसको पैसा चाहिए, और इसके होने से मेजर इकोनॉमिक विक्ट्री मानी जा रही है अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से, ये ऐसा आर्टिकल कह रहा है। एंड डेंगलिंग द कंट्रीज मिनरल वेल्थ लार्जली इन फ्रंट ऑफ चाइना वाइल्स आल्सो ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर कंट्रीज। और ऑब्वियसली इसके होने से अगर उसी कंट्री में और एक्सप्लोर किया जाता है मिनरल्स को, तो दूसरी कंट्रीज के लिए भी इंप्रेशन आएगा कि अफगानिस्तान के पास भी कुछ है। नाउ चाइनाज एम्स एंड चैलेंजेस, चाइना के जो एम क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। China keeping Afghanistan and Central Asia out of reach of the West has been a critical strategic aim, but this was challenged when Russia invaded Ukraine last year. China ऐसा सोचता था कि जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों को वेस्ट से अलग रख सकते हैं हम, लेकिन जिसका जो मिथ था वो टूट गया जब रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन कर दिया, तो उसकी पकड़ फिर से दिखाई देने लग गई है पूरे कॉन्टिनेंट पे। नाउ टुडे दे ओपनली डिस्कस रीजनल कोऑपरेशन विद द ग्रुप। रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज आल्सो ऑफर्ड स्पेस फॉर द यूएस टू रीएंगेज इन सेंट्रल एशिया। और यही नहीं, ये जो डिस्कशन हो, जो ये डील हुई है, इसके साथ ही साथ रशिया का जो इंटरवेंशन है यूएस जो यूक्रेन में, उसके साथ ही साथ एक रास्ता तैयार हो गया, एक जगह तैयार हो गई है यूएस के लिए भी सेंट्रल एशिया में इंटरवीन करने का। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूएस का अफगानिस्तान का जो इराक का इन्वेजन था और अफगानिस्तान का इन्वेजन था, वो काफी रिजल्टफुल नहीं था, पर फिर भी अगर ऐसा होता है और अगर चाइना अपनी बढ़त बना रहा है, तो यूएस के लिए भी बड़ा इंटरवेंशन हो सकता है, क्योंकि रशिया तो ऑलरेडी एक स्टक सिचुएशन में है, अभी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, और हम सब जानते हैं इंटरनेटली यूक्रेन को सपोर्ट करने वाला यूएस है, तो वो अपनी पकड़ बनाने के लिए एक जगह बना रहा, ऐसी जो चीजें बन रही हैं वो आगे भी री-एंगेज हो सकता है। Now, China has been receptive to the Taliban for some time now and has been the most visible power in Kabul since the Taliban took charge. Beijing has also hosted multiple Taliban delegations. तो पर अभी तक तो तालिबान के लिए उसकी पहुंच, जो इसकी जो इमेज थी, वो इतनी बढ़िया, इतना रिसेप्टिव था चाइना तालिबान को लेकर के। पर अब जब से तालिबान ने चार्ज लिया है अफगानिस्तान में, उसके बाद से उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो भी चेंज हो गई अफगानिस्तान को लेकर के चाइना की। ठीक है ना, इकोनॉमिकली चाइनाज अप्रोच टू अफगानिस्तान वुड हैव पाकिस्तान एट द सेंटर। वो जो चाइना की जो अप्रोच है वो पाकिस्तान को सेंटर में लेकर के है, लेकिन फिर भी जो ये वन बेल्ट वन रोड का जो इनिशिएटिव है, जो चाइना पाकिस्तान के साथ कॉरिडोर बनाने की बात सोच रहा है, वो अभी भी उतनी फ्रूटफुल नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्यों फ्रूटफुल नहीं है, तो रैपिड डिटोरिएशन ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन। ध्यान, जो सिक्योरिटी के जो मुद्दे हैं तालिबान को लेकर के पाकिस्तान के रास्ते से वन बेल्ट वन रोड बनाने के, वो उतने क्लियर नहीं है, क्योंकि तालिबान एक, आप ध्यान दीजिए, एक मिलिटेंट ग्रुप है और वो पावर चेंज की वजह से कुछ भी कर सकता है। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लेकर के चाइना की स्ट्रेटेजी वो कंट्रीब्यूट तो करना चाहता है, लेकिन उतना क्लियर नहीं है, और उसकी जो फंडिंग है वो भी खत्म हो सकती है ना। पाकिस्तान may throw a spanner in Beijing's plan. Recent attacks against China targets in Kabul and Pakistan will test China's poor record of dealing with Islam as a religion, society and culture. और जो अभी अटैक हुए चाइना के, जो चाइना टारगेट्स इन काबुल एंड पाकिस्तान विल टेस्ट, और जो चाइना का रिकॉर्ड रहा है अभी तक का अटैक्स के बाद, जो रिसेंट अटैक अभी चाइना टारगेट इन काबुल एंड इन पाकिस्तान जो हुए हैं चाइना के इलाकों को लेकर के, इन टर्म्स ऑफ रिसेंट अटैक्स अगेंस्ट चाइनीज टारगेट्स इन काबुल एंड इन पाकिस्तान, तो उन रिकॉर्ड्स के आधार पर जो उनकी डीलिंग है इस्लाम को लेकर के, रिलीजन, सोसाइटी और कल्चर, चाइना की उतनी क्लियर नहीं है,
और डेफिनेटली क्योंकि अभी आप देखें, अगर पास्ट की हिस्ट्री उठा करके देखें तो चाइना की जो पोजीशन है एशिया को लेकर के वो काफी कभी क्लियर होती, कभी अनक्लियर हो जाती, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। तो इसके चलते बीजिंग अभी डील तो कर ली है, लेकिन देखते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट बनेगा। The fact that Pakistan's Afghanistan strategy is also imploding will not instill much of confidence in Beijing's power corridor. इसका और ये जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि बीजिंग का कॉन्फिडेंस नहीं है इस वन बेल्ट वन रोड में और अपनी जो पहुंच बढ़ाने के लिए डील हो रही है, पर फिर भी पाकिस्तान का भी और अफगानिस्तान की भी स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है बीजिंग को लेकर के। Now the Taliban perspective क्या है, हम सब समझते हैं कि अभी प्रेजेंट में जो अफगानिस्तान में सिचुएशन चल रही है वो काफी ड्रामेटिक है, पर फिर भी तालिबान इज एमिंग टू स्टैब्लिश टू सक्सेसफुल इस्लामिक एमिरेट, और फिर से वो एक इस्लामिक प्रशासन साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान में जब से वो पावर में आए हैं, जो तालिबान ग्रुप है। One that is different from the previous version, जो पहले से अलग होगा। To achieve this, they need a somewhat functional economy to fund not only the state but also individual factions within the umbrella of the Taliban movement। और सिर्फ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट नहीं, पूरे के पूरे इंडिविजुअल फैक्शन, पूरी की पूरी कम्युनिटी सिस्टम को वो अपने तालिबान मूवमेंट के साथ आगे लेके जाना चाहते हैं। Now today Afghans live in terrible economic and social conditions, और इसी टेरिबल सिचुएशन को दूर करने के लिए ये ऑयल डील हुई है कि ताकि उनको फंडिंग मिले और उस फंडिंग को वो भुना सकें अपने मूवमेंट में। The Taliban have implemented regressive policies such as disallowing women's education, prolonged economic depression will be challenged the authority of the current regime। और क्योंकि किसी भी मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए, देश में पकड़ बनाने के लिए पैसा चाहिए और सोशल कंडीशन चाहिए। तो सोशल कंडीशन तो वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके भी नेगेटिव इंपैक्ट आ रहे हैं। आप सब जान रहे हैं कि जो मूवमेंट वहां पे जो औरतों को लेके हिजाब का इशू है वो कितना स्ट्रांग बन रहा है। तो उस केस में देखने वाली बात होगी कि ये डील कितना उनको सपोर्ट करती है। दिस रियलिटी देन रेजेस अ क्वेश्चन, इससे कुछ सवाल निकल के आ रहे हैं, आर्टिकल समझा रहा है हमें कि इज बीजिंग रेडी टू इकोनॉमिकली लिव द तालिबान रिजीम ऑल बाय इटसेल्फ इन एक्सचेंज फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बीजिंग तालिबान को हेल्प करेगा इस वित्तीय समस्या को सुलझाने में, और उसके बदले में एक्सचेंज क्या कर रहा है, नेचुरल रिसोर्स, तेल की डील हो रही है। तो क्या चाइना एक बड़ा रोल निभाएगा इस इकोनॉमिकल सपोर्ट में, एंड डज इट सी द कॉस्ट ऑफ सच अ स्ट्रेटेजी एज बीइंग अफोर्डेबल, और जो स्ट्रेटेजी है क्या अफोर्डेबल है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो सिक्योरिटी इशू की वजह से चाइना का बहुत लॉस भी हो सकता है। क्या पता कल को जो डील है वो खत्म हो जाए और वन बेल्ट वन रोड का जो इशू है वो भी खत्म हो जाए, यू नेवर नो। सो जिस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है रशिया को लेकर के, चाइना का जो इंटरवेंशन चाह रहा है वो ताइवान को लेकर के, तो सिचुएशन अभी समझने वाली है कि कितना जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ये चीजें अफोर्डेबल होगी चाइना के पर्सपेक्टिव से। Now the success or failure of the oil deal could determine the future of Afghanistan China cooperation, और सक्सेस और फेलियर पता चलेगा कि ये डील जो कॉपरेशन है, ये ऑयल डील है, क्या क्या मोड़ लेगी भविष्य में। द ऑयल डील कुड बी अ फंडामेंटल टेस्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान एंड चाइना कोऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि हमारे जीएसटी में आईआर का एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है और हमारे इंडिया के हवाले से कई सवाल पूछे जाते हैं, और अब हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, चाइना हमारा पड़ोसी देश है, तो उसके लिहाज से ये आर्टिकल हम सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको अपने आईआर वाले सेक्शन में ऐड करिए, इस स्ट्रेटेजी को ऐड करिए, और साथ ही साथ अगर आप कोशिश करें तो अपने जो फंडामेंटल्स हैं आईआर को लेकर उसको रिवाइज भी कर लीजिए, अपने नोट्स मेकिंग में इसको यूज करिए GS3 में, ठीक है। तो ये थे आज के दो आर्टिकल जो मुझे लगा कि कि इनको स्किप करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, अदरवाइज कोई खास आर्टिकल नहीं थे। एक आर्टिकल और है जो जोशीमठ के ऊपर है, पर मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगी जो मैंने कल वीडियो क्रिएट किया था आप सबके लिए, जिसमें जोशीमठ को लेकर के और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, उस वीडियो को जरूर देखिए। मिलते हैं डेली न्यूज एनालिसिस में कुछ देर के बाद, ठीक है।